स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे वो क्लास 12वीं का गृह विज्ञान, ठीक है, मॉडल पेपर हम लोग इसका देखने वाले हैं, जो जैक के द्वारा ये रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले इसको समझिए। दिया गया है कि इसमें क्या है समझना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में इसका उत्तर देना। सभी प्रश्न अनिवार्य। कुल प्रश्नों की संख्या 48 इसमें रहने वाला है। और प्रश्न 1 से लेकर 25 तक आपका MCQ रहेगा, ठीक है। 25 प्रश्न इसमें क्या है, MCQ है, ठीक है, होम साइंस में, ठीक है, गृह विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 7 प्रश्न है, मतलब कि 1 अंक का निर्धारित किया गया है। 7 नंबर यहाँ से आपका है, उसमें सिर्फ 1 वर्ड में जवाब देना है आपको। अति लघु उत्तरीय से बहुत कम शब्दों में जवाब देना है। उसके बाद फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर है ये, ठीक है, लॉन्ग प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये सभी को आपको जवाब देना है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है कि आकार व घनत्व में बढ़ने को क्या कहते हैं। तो आकार और घनत्व में बढ़ेगा उसको क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, आगे दिया गया है कि बालक माता पिता से प्राप्त करता है। माता पिता से क्या प्राप्त होता है, तो उसको वंशानुगत गुण प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है, वंशानुगत गुण प्राप्त होता है। जो गुण वो माता पिता में होते हैं वो DNA के माध्यम से बच्चों में, बालक में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है। तो जन्म के समय शिशु का औसत भार जो है वो 1.5 kg होना चाहिए, एवरेज, ठीक है। मतलब कुछ कम, हल्का सब कम और कुछ बेसी, ठीक है, इतना वजन उसका होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 kg से कम है तो आपके बच्चे के लिए दिक्कत है ना। तो यहाँ पे उसका नॉर्मल वजन कितना होना चाहिए, 1.5 kg, 1.5 किलोग्राम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 36 माह के बालक की औसत लंबाई कितनी होती है। तो 36 महीने के जो बालक होते हैं उसकी औसत लंबाई कितना होता है। तो उसका औसत लंबाई जो होगा वो 92 से 95 सेंटीमीटर, ठीक है, 92 से 95 सेंटीमीटर। आगे देखिए, आगे दिया गया है कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचने के लिए शिशु को दिए जाने वाला का क्या नाम है। तो जब मतलब कि जो बच्चा होता है उस शिशु को टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ये जो है बच्चे से बचने के लिए कौन सा सुई लगाया जाता है, शिशु को कौन सा इंजेक्शन इम्प्लीमेंट किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है, DPT, क्या, DPT, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, DPT, जैसे कि आप देखे होंगे कि जो कार्ड उड होता है बच्चों लोगों को, शिशु को जो इंजेक्शन देने वाला कार्ड होता है ना, वो कार्ड में देखिए लिखा रहेगा DPT, ठीक है। DPT का पहला टीका कब लगाया जाता है बाबू, तो DPT का पहला टीका जो है वो 1.5 माह पर लगाया जाता है, ठीक है। 1.5 महीना का होगा तब लगेगा, ठीक है। चलिए, क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग का टीका है। तो क्षय रोग और कुष्ठ रोग का टीका जो है उसमें से देखिए यहाँ पे BCG है, BCG जो ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बाबू, तो गलकंड, जिसको कहते हैं हम लोग घेंघा, ठीक है, गलकंड, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आगे देखिए, दिया गया है कि साला पूर्व अवस्था कहते हैं। तो देखो साला पूर्व अवस्था, यहाँ पे अब ये गाली मत समझिएगा, साला, ठीक है, साला पूर्व अवस्था जो इसको दिया गया है, इसमें कहता है कि द प्री स्कूल स्टेज इज कॉल्ड। जो प्री स्कूल स्टेज होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो प्री स्टेज स्कूल का जो एज होता है बाबू, वो एज होता है 1 से 6 वर्ष की अवस्था, ठीक है। प्री स्कूल होता है ना, तो प्री स्कूल का स्टेज क्या होता है, जैसे कि 1 से 6 वर्ष की अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं आंगनबाड़ी, ठीक है। आंगनबाड़ी एक प्री स्कूल ही है। तो उसमें कितने साल के बच्चे पढ़ते हैं, 1 से 6 साल तक का बच्चा उसमें ले आ सकता है। आगे देखिए, मलेरिया तथा टाइफाइड किस प्रकार का ज्वारा है। तो मलेरिया और टाइफाइड जो है वो दीर्घकालीन बुखार है, ठीक है, दीर्घकालीन रहेगा, लंबा समय तक टिकेगा ये,
ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है मनुष्य द्वारा प्रयोग के लिए सुरक्षित जल को कहते हैं। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग के लिए सुरक्षित जल को शुद्ध जल कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध जल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ORS, जो ORS किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो ORS जो है वो देखिए किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो ये जो निर्जलीकरण से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं। अगर किसी का पेट खराब हो गया, पेट झरना, तो उसके शरीर में जल की कमी हो गई है, तो उसको ORS पाउडर दिया जाता है। तो वही निर्जलीकरण, जिसके शरीर से पानी की कमी हो गया, जल की कमी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, निर्जलीकरण ग्रस्त व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे दिया गया जीवन रक्षक, जीवन रक्षक घोल ORS शरीर में किस कमी को दूर करता है? तो लाइफ सेविंग गोल जो है ORS रिमूव द डिफिशिएंसी। देखिए इसमें किस कमी को दूर करता है ये? तो किस कमी को दूर करता है? तो जल तथा खाद्य पदार्थ को शरीर में हल्का सा बनाता है। ठीक है, इसकी कमी को दूर करता है। आगे देखिए, कौन से दाल, आगे देखिए, चलिए कौन से दाल के अधिक उपयोग से लेथेरिज्म नामक रोग होता है, जिसका मुख्य लक्षण पक्षघात होता है? ठीक है, तो कौन से दाल के अधिक उपयोग से होता है? तो अगर आप अधिक मात्रा में खेसारी दाल का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, खेसारी का दाल अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तो आपको एक बीमारी हो जाएगा। उस बीमारी का नाम क्या है? लेथेरिज्म। ठीक है, लेथेरिज्म ये बीमारी का नाम है। ठीक, तो खेसारी दाल से। ठीक है बाबू, तो खेसारी दाल अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। आगे देखिए, 15 की आय तथा खर्च के अंतर को क्या कहते हैं? आय और खर्च के अंतर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहते हैं बचत। जितना मान लो कि इनकम और एक्सपेंडेशन जो है ना, अब इसमें क्या होगा कि जो बचेगा तो बचत ही कहलाएगा ना, हाँ सेविंग कहलाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्राप्तकर्ता जिस चेक को अपने खाते या किसी अन्य के खाते में जमा करवा सकता है वैसे चेक को कहते हैं। तो वैसे चेक को क्या कहते हैं? तो वैसे चेक को कहते हैं रेखांकित चेक। ठीक है, रेखांकित चेक कहते हैं। संरक्षित फलों पर कौन सा मानवीकरण चिन्ह होता है? तो जो संरक्षित फल होते हैं उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है, उसके ऊपर मानवीकरण चिन्ह होता है, उसको क्या कहते हैं? FPO कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, FPO। आगे देखिए, सर्दी में कैसे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? तो सर्दी के टाइम में जो है वो वस्त्र पहनना चाहिए गहरे तथा चटकीले रंग के ऊनी वस्त्र पहनेंगे। ठीक है, इस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, गहरे तथा चटकीले। ठीक, आगे देखिए, आगे दिया गया है कि अस्पताल में डाइटिशियन के रूप में रोजगार प्राप्त करने के लिए कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी होगी? तो डाइटिशियन के लिए अगर आपको हॉस्पिटल में रोजगार प्राप्त करना है, नौकरी लेना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डाइटेटिक्स। ठीक है, ये आपको शिक्षा लेना पड़ेगा डाइटेटिक्स का। ठीक है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी दांतों की संख्या जो होता है वो होता है 20। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, वे सभी अंग जिसमें लाल, पीले या सतरंगी रंग की प्रधानता हो कौन सा रंग कहलाता है? तो वो रंग जो कहलाएगा, वो रंग कहलाएगा आपका गरम रंग। गरम रंग जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पोशाक में लंबी लाइन का प्रयोग करने पर व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। पोशाक में लंबी लाइनिंग का प्रयोग करने से व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। तो किस प्रकार से दिखता है? तो लंबा थोड़ा और पतला दिखाई देता है। ठीक है, लंबा और पतला दिखाई देता है। आगे देखिए, निम्न में से अवशोषक की पहचान कीजिए। तो अवशोषक की पहचान करने के लिए कह रहा है आपको, देखो रबर और टेल्काइम पाउडर, तो आपका बी आपका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सफ़ेद कपड़े बार बार धोने से पीले पड़ जाते हैं,
उन्हें फिर से सफ़ेद व चमकदार बनाने के लिए क्या लगाया जाता है? तो जब सफ़ेद कपड़े को बार बार धोइएगा ना तो पीले पड़ जाता है, मतलब कि उसका रंग थोड़ा सा उड़ जाता है, ठीक है, पीला टाइप का दिखने लगेगा। तो उसको फिर से चमकदार बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो नील उसमें डालते हैं हम लोग। क्या करते हैं? नील डालते हैं कि नहीं डालते? सफ़ेद कपड़े में नील डालते हैं। क्यों? क्योंकि फिर से वो वाइट दिखने लगे, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, नील। आगे देखिए दिया गया है, कहता है कि ISI का चिन्ह कहाँ दिया जाता है? तो ISI का चिन्ह जो होता है वो बिजली के उपकरणों पर दिया जाता है, ठीक है, बिजली के उपकरणों पर दिया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग MCQ देखें। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। आगे हम लोग यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के ऊपर परिपक्वता से आप क्या समझते हैं? तो पूर्ण विकसित, ठीक है, पूरे विकसित या वयस्क होने की अवस्था को परिपक्वता कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए आप वयस्क हो गए, आप एडल्ट हो गए, आप मतलब आपकी उम्र 21 प्लस हो गया है, ठीक है, तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? परिपक्वता कहेंगे। आप में सोच समझ बूझ डिसीजन लेने की सब कुछ फैसला आ जाएगा आपके अंदर में, ठीक है, इसको परिपक्वता कहेंगे। वृद्धि की परिभाषा दीजिए। वृद्धि किसको कहेंगे? तो वृद्धि हम लोग जानते हैं कि अभी शुरू में देखें कि आकार और आयतन, दो वर्ड यूज किए थे, आकार और आयतन। तो किसी व्यक्ति के अंग या कोशिका के आकार या आयतन में होने वाली अस्थायी और अनुत्क्रमणीय बदलाव को वृद्धि कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस प्रकार से आप आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं लिखिए। तो शारीरिक जो विकास की अवस्था, पहला शेषावस्था जिसको 0 से 2 वर्ष कहते हैं, बचपन वाला 2 से आगे कुछ कहते हैं। किशोरावस्था जो है 12 से 15 वर्ष के लिए है, और वयस्क आप लोग जानते हैं कि 12 से 18, 18 से अपर जो होता है वो वयस्क कहलाता है, ठीक है। तो ये अवस्था है शेषावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था, बचपनावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था, ठीक है, ये अवस्था था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों में भाषा विकास के चरण बताइए। तो बालक में भाषा विकास के मुख्य चरण इस प्रकार से, सबसे पहले पूर्व भाषाई, जो भाषा जानने से पहले वाला जो भाषा होता है, ठीक है, वो पूर्व भाषाई हो गया पहला चरण। बड़बड़ाहट चरण, मतलब इसमें बच्चे अपने आप में बोलते रहेंगे, इस तरह से कुछ बोलते रहेंगे वो, ठीक है, बड़बड़ाते रहेंगे। दूसरा है पहला शब्द का चरण, वो आप थोड़ा छोटा शब्द बोलना, मतलब कि स्टार्ट कर देंगे, पूरा एक वर्ड बोलना स्टार्ट कर लेंगे वो, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि वाक्य चरण जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरी चरण। पहला चरण दिया गया है यहाँ पे, पहला शब्द चरण, दूसरा शब्द चरण, जिसको दूसरा शब्द चरण में पहला शब्द और दूसरा शब्द को ऐड करके एक सेंटेंस बनाया जाता है, उसको कहते हैं। और टेलीग्राफी चरण मतलब लगातार आप बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये है बालकों में भाषा विकास के चरण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आगे दिया गया है, कहता है कि संक्रमण रोग से बचने के सामान्य तरीके बताइए। तो कोई भी व्यक्ति संक्रमित होते हैं उससे बचने के लिए कोई सामान्य तरीका। तो सबसे पहले जो भी लोग संक्रमित है कोई भी बीमारी से, उसके नज़दीक नहीं जाना है हम लोगों को। जैसे कोरोना था, तो कोरोना से बचने का क्या उपाय था? तो कि उसके संपर्क में नहीं जाना है। दूसरी बताए गाइडलाइन क्या निकाला गया था? बोला कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लीजिए, कोरोना के टाइम में यही हो रहा था। तीसरा, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से धोते रहिए, धोइए, ठीक है, और धो के ही आप खाइए पिए या छुइए किसी को। तो ये था संक्रमण रोग से बचने का सामान्य तरीका, ठीक है। तो चलिए हम लोग और भी जो प्रश्न है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो आप लोगों के लिए, आप लोग लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर। नए पार्ट लेने से पहले चैनल के ऊपर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करवाइए। फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर। जय हिंद।